ये मैं बाद में एंड पे पढ़ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुमा शफीक है और मैं यहाँ पे ऑटिज़म पॉइंट में एज आ कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट और प्लस ABA थेरेपिस्ट काम कर रही हूँ। जिस तरह सर ने बताया कि इसके लेवल और इसकी डायग्नोसिस के बारे में हम बात करेंगे और इसकी मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है क्या। जी नेक्स्ट प्लीज़। तो ये सारा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बताऊंगी मैं, जिस तरह से बता दिया तालिब साहब ने भी, लेकिन ये है कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताएंगे, एटियोलॉजी बताएंगे कि इसकी कॉजेज़ क्या हैं और फैक्ट्स। मिथ बहुत सारे हैं इसके बारे में, लेकिन फैक्ट कुछ और होता है, लेकिन मिथ बहुत ज़्यादा है, उसके बारे में हम क्लियर होंगे। थोड़ा सा डायग्नोसिस एंड स्क्रीनिंग के बारे में कि जब हम बच्चे में कौन कौन से अगर सिम्टम्स हों तो हमें डायग्नोसिस और स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस में फ़र्क क्या है, ये थोड़ा सा एलेबरेट करेंगे। और मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट के इसकी मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट उसके बारे में हम बताएंगे। जी नेक्स्ट प्लीज़। सबसे पहले जो है जो साइकेट्रिस्ट लियो कैनर जो है 1943 में उसने ये ऑटिज़म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और उसने बताया कि जी ये ऑटिज़म है क्या बेसिकली। तो लेकिन ये है कि DSM-5 जो एक डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, उसमें बेसिकली 3 एरियाज़ इफ़ेक्ट होते हैं इस डिसऑर्डर में। एक कम्युनिकेशन का और दूसरा जो है इसके रेपिटेटिव बिहेवियर्स बहुत होते हैं और थर्ड वन इज सेंसरी इश्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। हम फर्दन इसकी डिटेल्स जो हैं, हमारे पास स्पीच थेरेपिस्ट भी हैं और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी हैं, वो बताएंगे आपको इसकी डिटेल। तो लेकिन ये अगर हम इसकी रेशो देखें ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसमें ये है कि 68 में से 1 बच्चा जो है वो डायग्नोज हो रहा है। लेकिन ये जो रिपोर्ट जो है ये पुरानी तकरीबन 2018 तक की है, लेकिन अब जो करंटली मैं पढ़ रही थी उसमें ये है कि 45 में से 1 बच्चा जो है वो डायग्नोज हो रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा रेशो बढ़ रही है क्योंकि ये स्पेक्ट्रम है, तो स्पेक्ट्रम में ज़ाहिर है बच्चा अगर फॉल कर रहा है तो उसके डायग्नोसिस जो है वो इजी हो जाती है। जी नेक्स्ट करें प्लीज़। और इसमें ये भी है कि मेल में ये ज़्यादा होता है, 4 to 5 टाइम ज़्यादा होता है मेल में बनिस्बत फीमेल की। ये उसी तरह के हम क्या क्या बेसिक स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम में सोशल कम्युनिकेशन और उसके रिस्ट्रिक्टिव बिहेवियर, फिक्स्ड बिहेवियर्स हैं वो इसमें इफेक्ट होते हैं। जी नेक्स्ट प्लीज़। ये लाइट ऑफ नहीं करेंगे, ये ज़रा थोड़ा सा लाइट ऑफ कर ताकि इजी हो जाए ज़रा। अच्छा, लेवल की हम जब बात करते हैं तो इसमें 3 लेवल्स हैं ऑटिज़म के। उसमें लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। लेवल 1 में है रिक्वायरिंग सपोर्ट। इसमें यह है कि डिफ़िकल्टी इनिशिएशन सोशल इंटरेक्शन, उसमें डिफ़िकल्टी पेश आती है। ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग प्रॉब्लम्स कैन बी हैम्पर इंडिपेंडेंस। और सेकंड लेवल जो है उसमें रिक्वायरिंग सब्सटेंशियल सपोर्ट चाहिए, लेकिन कुछ चाहिए, ठीक है। तो लेवल 2 जो है, लेवल 1 जो है उसमें माइल्ड में, जैसे आप समझ लें जो लेवल 2 है वो मॉडरेट है और लेवल 3 जो है वो स्वेयर है। तो इस तरह इसमें नाम DSM अकॉर्डिंग टू DSM-5 जो है वो ये सारा क्राइटेरिया है कि लेवल 2 में रिक्वायरिंग सब्सटेंशियल सपोर्ट और लेवल 3 में रिक्वायरिंग वेरी सब्सटेंशियल सपोर्ट, कि बहुत ज़्यादा उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा स्फीयर डेफिसिट्स होते हैं इन वर्बल एंड नॉन वर्बल सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स में, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है चेंज करने में। बच्चे को कोई भी अगर हम ट्रांजिशन करवा रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम आती हैं। तो इस तरह लेवल्स होते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर बच्चा लेवल 3 में है तो हम उस पर थेरेपी पे, जब हम थेरेपीज़ पे काम करते हैं तो लेवल 2 में भी आ जाता है बच्चा, फिर लेवल 1 में भी आ जाता है। ये नहीं होता कि लेवल 3 में है तो लेवल 3 में ही बच्चा रहता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इस डिसऑर्डर्स में ये चीज़ें होती है कि बच्चे में इम्प्रूवमेंट आती रहती है। जी नेक्स्ट करें। ये रेशो इसकी 2014 के मुताबिक 68 में से 1 है, उसके बाद जो अब रिसर्चेज हो रही हैं तो उसमें 45 में से 1 है। जी अच्छा, इसकी कॉजेज़ क्या हैं बेसिकली, क्योंकि जाहिर है हम होता है कि जैसे अगर के कॉज क्या है कि आया कि बच्चा क्यों ऑटिज़म का शिकार हो गया, तो अभी तक जो है वो उसकी कॉजेज़ नहीं जान पाए। अभी तक रिसर्चेज इसमें हो रही हैं, लेकिन फिर भी जो जिन एरियाज़ पे रिसर्चेज हो रही हैं उसमें ये है कि जेनेटिक भी हो सकता है
और इसके अलावा एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स के भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स इस तरह है, एनवायरमेंटल है, तो उसकी वजह से भी बच्चा जो है वो हो सकता है। और फिर उसके बाद ये है कि सेरोटोनिन डेफिशिएंसीज, जो कि हार्मोनल जैसे हमारे जो चेंजेस होती हैं, तो उसमें अगर कोई डेफिशिएंसीज हो जाती हैं तो फिर भी ये बच्चा जो है मेटाबॉलिकल डिसऑर्डर्स इसको कहते हैं, तो इसमें भी हो सकता है बच्चा ऑटिज्म का शिकार। और दूसरा जो है कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और डिलीवरी के दौरान अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो तब भी बच्चा जो है इसका ऑटिज्म का शिकार हो सकता है। अच्छा, ये हम मिथ के बारे में डिटेल में हम बात करते हैं कि भी हम मिथ ये होता है कि जैसे अक्सर ये कहते हैं कि ऑटिज्म का बच्चा जो है वो नॉन वर्बल होता है और वो बोल नहीं सकता या कुछ नहीं होता, लेकिन ये ऐसा नहीं है। बच्चे जो हैं जो नॉन वर्बल होते हैं वो वर्बल पर भी आ जाते हैं, और क्योंकि इनमें डेफिसिट्स होते हैं, कम्युनिकेशन में डेफिसिट्स होते हैं, लेकिन ये है कि ये नहीं होता कि अगर वो नॉन वर्बल है तो वो नॉन वर्बल में, उसमें भी हमारे नॉन वर्बल में क्या चीज़ें आती हैं, जेस्चर्स आती हैं हमारी, जेस्चर्स के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकता है बच्चा। इसके अलावा हमारे आई कांटेक्ट, जिस तरह अगर वो नहीं बात कर सकता, लेकिन ये है कि फिर भी हमें अपनी बात करने के लिए वो कोई ना कोई तो जेस्चर्स इस्तेमाल करते हैं, की वजह से हमें पता चल जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि नॉन वर्बल जो बच्चा है वो ये एक मिथ बना हुआ है कि ये नॉन वर्बल ही रहते हैं, ये वर्बल नहीं होते, तो वर्बल होते हैं। ये एक मिथ जो है वो गलत है। और इसके अलावा ये है कि जैसे हम ये भी होता है ना कि ये रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं इनके, तो कहते हैं कि इनके लिए जॉब्स ऐसी है या कोई भी काम जो है वो सूटेबल वो होते हैं कि जो जिसमें एक रूटीन जैसे होती है। नो डाउट वो बहुत अच्छा सीखते हैं उससे, लेकिन ये भी एक मिथ है। तो ज़रूरी नहीं है, हम जो उनको सिखा दें तो वो बहुत अच्छा सीख जाते हैं और फिर उसके ऊपर भी अमल करते हैं वो, तो ये भी एक मिथ है जी। नेक्स्ट। अच्छा, फिर उसके बाद ये भी है कि जी ऑटिज़म के बच्चे जो है ना वो रिलेशनशिप कायम नहीं कर सकते, तो इनमें कहते हैं कि एम्पथी नहीं होती, सिंपथी नहीं होती, कुछ कहते हैं एम्पथी नहीं होती, लेकिन एम्पथी का अगर हम करें तो हम इनको सिखाएं तो ये हो सकती है, इन बच्चों में डेवलप हो सकती है। लेकिन ये है कि ये रिलेशनशिप क्यों बरकरार रख सकते हैं, जैसे अपने पेरेंट्स के साथ जो हैं वो अपने प्यार का इजहार करते हैं, साथ में अपनी फीलिंग बताते हैं। ये हमने बेसिकली बच्चे को समझना है, तो बच्चे को समझना है कि बच्चा उस वक्त चाह क्या रहा है, जब वो आपके पास आता है तो उसकी नीड क्या है। जब वो नीड हमें बताता है उसके पीछे कोई ना कोई बैकग्राउंड ज़रूर होता है, वो अब हमसे वो उसको कम्युनिकेशन का तरीका नहीं आता, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि ये बच्चे जो हैं वो रिलेशनशिप कायम नहीं रख सकते या रिलेशनशिप का इनको पता नहीं होता, लेकिन ये है कि इनको रिलेशनशिप का पता होता है जी। अच्छा, एक और बहुत बड़ा जैसे होता है कि जैसे क्योंकि ये सिम्टम्स जो नज़र आ रहे होते हैं वो 18 मंथ्स टू 2 ईयर्स के बाद तकरीबन नज़र आते हैं, तो उस दौरान में ही MMR की वैक्सीनेशन जो है वो होती है, वैक्सीन्स करवाई जाती है। तो वो एक ये भी मिथ है कि वैक्सीन की वजह से बच्चा जो है ना वो वैक्सीन क्या लगाई और उसके बाद बच्चा जो है वो ऑटिज़म उसको हो गया, तो ऐसा नहीं है। इसमें क्योंकि प्रिजर्वेटिव कुछ ऐसे डाले जाते हैं जिसमें उसको से प्रिजर्व करने के लिए, लेकिन रिसर्चेज हुई जब तो वो उसमें उन्होंने ये भी देखा कि जो प्रिजर्वेटिव जो डाला जाता था वो उन्होंने ख़त्म कर दिया, लेकिन फिर भी बच्चों की रेशो जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो गई। तो वो ये एक मिथ ही है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड बना हुआ है, और हमारे पाकिस्तान में भी ये चीज़ बहुत सारे लोग जानते हैं कि जी MMR की वैक्सीनेशन, तो लेकिन कोई कॉज, एक ख़ास कॉज नहीं है अगर हम कहेंगे भी इस, लेकिन अभी रिसर्चेज जो हैं वो जारी हैं, इस पर कंटिन्यू हैं, कोई एक ख़ास नहीं है। अच्छा, स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस में, अच्छा इसमें बहुत ज़्यादा बहुत ज़रूरी है कि हम बेसिकली स्क्रीनिंग क्या करते हैं। स्क्रीनिंग हम जो है वो अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली इंटरवेंशन जो है वो बेस्ट होती है इनके लिए, तो हम अर्ली चाइल्डहुड में इनकी स्क्रीनिंग कर देते हैं। तो किस एज में हमें डॉक्टर्स बेसिकली अगर जब हम जाते हैं, जब वैसे फ़र्ज़ करें कि मोस्टली यही होता है, पेरेंट्स जो आते हैं तो वो कहते हैं जी बच्चा बोलता नहीं है, कोई बात नहीं बच्चा बोल पड़ेगा, थोड़े अक्सर यही होता है कि कहते हैं कि 3 साल में नहीं बोला 4 साल में बोल पड़ेगा, कोई नहीं, इसके बाबू भी लेट बोले थे, इसके दादा भी, वो जो है चाचा, सारे यही होते हैं कि जी लेट बोलें जिसकी वजह से वो नहीं होता। लेकिन ये है कि कुछ सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स मैं आगे डिस्कस करूंगी कि भी वो कौन से ऐसे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए कि हमें अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। और एट द एज ऑफ 2 ईयर्स
उसमें हमें स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। और फिर उसके बाद ये है कि डायग्नोसिस बेसिकली जो है ना, पहले सबसे पहले जैसे 2 इयर्स में कुछ सिम्टम्स होते हैं जिसमें बच्चा अपने नाम पे जैसे रिस्पॉन्ड नहीं करता, बैबलिंग जिस तरह बच्चे बै 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 दै 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 करते हैं वो नहीं करते, तो वो ये चीज़ें एक ये इसके साइंस होते हैं। और वो जब भी अपने नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं करता, पॉइंटिंग नहीं करता, तो ये जो है ये इसमें स्क्रीन आउट बच्चे हो जाते हैं, लेकिन हम इसको लेबल नहीं करते। तो डायग्नोसिस जो है वो एटलीस्ट 3 इयर्स के बाद ही इसको डायग्नोज किया जाता है। तो इस डायग्नोसिस में जो है वो 2 तरह के हम उसके स्टेप्स उसमें इस्तेमाल होते हैं, डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग और कंप्रीहेंसिव डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो जब हम करते हैं तो फिर उसके बाद हम डायग्नोज करते हैं कि ये बच्चा इसमें फॉल करता है। ये भी हो सकता है कि अगर हम पहले जैसे स्क्रीनिंग अगर हुई है, बच्चा अगर फॉल कर रहा है तो उस पर काम करें, तो वो डिलेड अगर हो तो फिर हम वो डिलेड उसको कहते हैं, ऑटिज़म का नाम नहीं लेते। जी नेक्स्ट करें। यही चीज़ है कि हमें बेसिकली रेगुलर चेकअप जो है वो करवाते रहना चाहिए बच्चे को, अगर कोई आपको लगता है, क्योंकि सोशल स्माइल जो है वो ऐसी चीज़ है कि जो बच्चा 3 to 4 मंथ 6 मंथ्स तक बच्चा जो है वो बहुत अच्छी सोशल स्माइल देना शुरू कर देता है। अगर सोशल स्माइल नहीं देता तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने डॉक्टर से कंसर्न जो डॉक्टर हैं, पीडियाट्रिशियंस हैं, उनको चेक करवाना चाहिए। तो इसमें यह है कि जैसे किस तरह रेगुलर चेकअप जैसे करवाएं कि 9 मंथ्स में, 18 मंथ्स में और 24 to 30 मंथ्स में। तो ये जो है ये आप उसको रेगुलर चेकअप अपने पीडियाट्रिशियन को चेक करवाते रहें, ताकि उसमें कोई कहीं डिले तो नहीं आ रहा, तो वो फिर बता देते हैं। जी नेक्स्ट। लेकिन ये है कि कंप्रीहेंसिव डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन जो है उसमें जो टीम शामिल है बेसिकली, उसमें हमारी जो टीम होती है उसमें बेसिकली क्योंकि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, इस वजह से डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियंस हैं, चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं और साइकेट्रिस्ट हैं। तो ये सारी पूरी टीम होती है कि जो इनको डायग्नोज करती है। जी अच्छा, ये कुछ सिम्टम्स हैं कि बच्चा जो है सोशल इंटरेक्शन में बेसिकली क्या नहीं करता और कम्युनिकेशन में क्या नहीं करता, कि सीन टू बी इन देयर ओन वर्ल्ड, अपनी दुनिया में रहते हैं। खुद महवियत भी कहते हैं इन बच्चों को, कभी अपनी दुनिया में ही रहते हैं ये। और शो इन लिटिल आई कॉन्टैक्ट, नो यूज़ ऑफ जेस्चर का इस्तेमाल नहीं करते, शेयरिंग नहीं करते, और इसके अलावा इमोशन और एम्पथी जो है वो नहीं शो करते। जैसे मैंने बताया था एम्पथी और सिंपथी होती है, लेकिन एम्पथी सिखानी पड़ती है इनको, तो वो नहीं शो करते और रिस्पॉन्ड नहीं करते अपने नाम पे। और इंटरेस्ट जो है जो इनके पीयर्स होते हैं उनमें इंटरेस्ट नहीं करते। बच्चा अकेला ज़्यादा खेलता है बनिस्बत इसके कि पीयर्स ग्रुप में खेलने के। कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हैव लिटिल और नो बैबलिंग नहीं होती, और इसके अलावा हैव लिटिल और नो स्पोकन लैंग्वेज, नॉट इंगेज इन प्रीटेंड प्ले में जो है वो अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। एकोलेलिया कि जो बात हम करें उसी बात को वो दोहराते रहते हैं, इट्स कॉल्ड एकोलेलिया। तो हैव डिफ़िकल्टी अंडरस्टैंडिंग फॉलोइंग सिंपल इंस्ट्रक्शन जैसे कि आओ, बैठो, इधर आ जाओ, ये मुझे दे दो, तो वो सिंपल इंस्ट्रक्शन दे कांट अंडरस्टैंड। कम्युनिकेशन में सारे ये डेफिसिट्स आते हैं। जी अच्छा, ये एक ओवरव्यू ले लें बस। बिहेवियरल सिम्टम्स उसमें जिस तरह है उसमें क्या क्या होती है। सोशल बिहेवियर सिम्टम्स में अगर हम बात करते हैं उसमें सोशल में जो बिहेवियर्स आते हैं वो उसमें लैक करते हैं। कम्युनिकेशन में बिजार और रेपिटेटिव बिहेवियर्स में, मोटर डेफिसिट्स भी इनमें होते हैं, सेंसरी ओवरलोडेड भी होते हैं और इसके अलावा सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर भी होता है, और कुछ सेफ्टी के इश्यूज़ भी होते हैं, जो ये सारे बिहेवियर्स के अंडर आते हैं, जो कि डिफरेंट टीम्स जो हैं वो सारे इसको मिल के बच्चे को पे काम करती है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट उनके आगे। जी ये ओवरव्यू है सोशल इश्यूज। नो इंटरेस्ट इन अदर चिल्ड्रन में भी सिट अलोन, और इंटरेस्ट नहीं लेता, स्क्रीमिंग करते रहते हैं बच्चे। या अगर तस्वीरों पे भी अगर आप फोकस करें तो इजीली आपको आइडिया हो जाएगा। जी नेक्स्ट। के मे नॉट नोटिस व्हेन पेरेंट्स लीव्स और रिटर्न्स फ्रॉम वर्क, कि कोई देख ही नहीं रहा ये, क्योंकि ये बहुत एक बिग साइन है कि जब कम से कम बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स को ज़रूर मौजूदगी और उनकी गैर मौजूदगी को बिल्कुल महसूस करते हैं। जी नेक्स्ट। ये आप हाँ जी पिकाबू नहीं करते, इंटरेक्टिव गेम नहीं खेलते, और इसके अलावा अगर उनको पकड़ा जाए, जैसे हग किया जाए, तो वो हग नहीं पसंद करते। टच के इश्यूज़ होते हैं जो कि जो सेंसरी इश्यूज़ में आते हैं, वो भी हम नेक्स्ट आपको डिटेल में जो है वो हमारे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और स्पीच के जो इश्यूज़ हैं वो हमारे बताएंगी SLT। जी नेक्स्ट। रेपिटेटिव बिहेवियर के बार बार जैसे गोल गोल घूमना, लाइन अप करना, और इस तरह के इनके इश्यूज़ होते हैं। हैंड फ्लैपिंग, और कोई ऐसी चीज़ को इंटरेस्ट इनका हो जाता है जिसमें जैसे आम बच्चे जैसे इंटरेस्ट उसमें नहीं ले रहे होते, लेकिन ये लोग ले रहे होते हैं, जैसे ये बच्चे ले रहे होते हैं। जैसे ये देखें, अब आप टॉयज़ देखें, टॉयज़ को छोड़ के वो एक हीटर से खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं।
तो ये एक एग्जाम्पल है, कोई ज़रूरी नहीं है। और इसमें ऑटिज़म का अगर आपने एक बच्चा देखा तो वो एक ही बच्चा है, वो हर बच्चा दूसरे से डिफरेंट है। जी नेक्स्ट, ये सारे सिम्टम्स हैं मोटर इश्यूज़ और वो सारे फाइन मोटर डेफिसिट्स और वो इसमें एक्सेप्शनल भी होते हैं, कुछ बहुत जो एक आम बच्चा नहीं कर सकता लेकिन ये कर लेते हैं। जैसे आपने खुद देख रहे हैं स्विंग के ऊपर चढ़ रहे हैं, स्टेयर्स पे चढ़ रहे हैं और ये इस तरह। जी अच्छा, इसमें जिस तरह ये है कि जैसे कुछ सेंसरी इश्यूज़ में अगर हम बात करें तो उसमें यही सारे जाते हैं कि जो कि हमारी सेंसेस, हम 5 सेंसेस के साथ जिस तरह देखते हैं तो वो सारे उनके कुछ ओवरलोडेड होते हैं या वो होते हैं कि अंडरलोडेड होते हैं। ये आपको डिटेल में इंशाल्लाह बताएंगे। तो ये सारे इश्यूज़ जो होते हैं ये सारे इनके सेंसरी बिहेवियर्स के अंडर आते हैं। तो इसमें वाकई बच्चा बहुत इफेक्ट कर रहा होता है। और ये होता है कि जैसे अंडर 1 ईयर, जैसे फर्स्ट बर्थडे पे बच्चे का पता चल जाता है, क्योंकि उसमें सोशल गैदरिंग होती है तो बच्चे का आइडिया हो जाता है कि बच्चा जो है वो रो रहा है, गैदरिंग में मिक्सअप नहीं हो रहा, वहाँ पे बर्थडे को अपनी इंजॉय नहीं कर रहा, क्योंकि कोई ना कोई आवाज़ से, शोर से तो वो बच्चे को कोई ना प्रॉब्लम हो रही होती है। तो आइडिया काफ़ी हद तक हो जाते हैं। डिफ़िकल्टी वेयरिंग आउटडोर क्लोथिंग, जैसे विंटर के बाद अगर गर्मियाँ आती हैं तो गर्मियों में ज़ाहिर है विंटर में हम हीटर चलाते हैं तो वो सेमनेस उनकी होती है कि जी हीटर ही चलाना है। अगर पंखा चला रहे हैं तो पंखा चलाना है, तो हमने पंखा नहीं बंद करना। तो इस तरह जैसे नेक्स्ट आगे करते जाएंगे सब। जी ट्रीटमेंट पे हम आते हैं। ट्रीटमेंट जो है इसकी एक कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं है, इसकी जैसे डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं। जी नेक्स्ट करें। मैं उसमें यह है कि जैसे अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस है और इसके अलावा डाइटरी अल्टरनेशन सप्लीमेंट्स हैं और फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन है। अगर बच्चे को कोई मेडिकल इश्यूज़ हो तो फिर हम मेडिकल ज़ाहिर वो भी साथ में करवाते हैं। तो अगर कोई एपिलेप्सी का जैसे इशू है तो फिर साइकेट्रिस्ट के भी साथ आते हैं। जी अच्छा, बिहेवियर मैनेजमेंट थेरेपी है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, सोशल स्किल ट्रेनिंग है, स्कूल बेस्ड जो के लिए ज़रूरी होती है, जॉइंट अटेंशन थेरेपी है, पेरेंट्स मीडिएटेड थेरेपी है, फिजिकल थेरेपी और मेडिकेशन थेरेपी में जैसे न्यूट्रिशंस की आती है, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी और एजुकेशनल और ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये सारी आती हैं। बिहेवियर मॉडिफिकेशन जो है मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन बेसिकली है क्या। बिहेवियर मॉडिफिकेशन में कि ये सारे जो बिहेवियर्स जो आते हैं सोशल में, जो हमने पहले जितने सारे सिम्टम्स बताए हैं तो वो जो सारे हमारे बिहेवियर्स हैं। बिहेवियर्स में जो प्रॉब्लम अगर आती है और ऐसी ये इस थेरेपी में जो बिहेवियर हम इन्हेंस करना चाहते हैं उस बिहेवियर को हम इन्हेंस करते हैं। जो बिहेवियर हम नहीं चाहते, बच्चे का जो एक नॉर्मल डेवलपमेंटल के हिसाब से हो, उसको हम डिक्रीज़ करते हैं। तो बिहेवियर थेरेपी के थ्रू जो है वो हम ये सारी मुख्तलिफ टेक्निक्स के ज़रिए, तो ये हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन के ज़रिए करते हैं। जी नेक्स्ट करें। ये बिहेवियर थेरेपी के प्रोसीजर है कि किस तरह हम काम करते हैं। फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम मेडिसिन्स डॉक्टर्स जो है वो सजेस्ट करते हैं। कम्युनिकेशन थेरेपी के बारे में आपको मिस हिबा बताएंगी डिटेल में। जी अच्छा, कुछ टिप्स हैं कि इन बच्चों के स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट इनको प्रोवाइड करना चाहिए कि जिसकी वजह से वो बहुत अच्छा बच्चे जो है ना वो लर्न कर सकते हैं। और इनको विजुअल यूज़ ऑफ टीचिंग कॉन्सेप्ट के जो भी आपने सिखाना है तो इसको विजुअल के ज़रिए अगर हम सिखाएं तो वो बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। और इसके अलावा वर्बल इंस्ट्रक्शन को इतना ज़्यादा कमांड को फॉलो नहीं करेंगे जितना विजुअल्स को जो है वो फॉलो करते हैं। और इसके अलावा कुछ बच्चे जो हैं वो ड्राइंग में बहुत अच्छे होते हैं, तो इनको हम जो चीज़ बच्चे में अच्छी है तो हमने उसको आगे लेके चलना होता है। ठीक है। और इसके अलावा कुछ वेबसाइट्स हैं जो बच्चे के जो कि इंटरनेशनल वेबसाइट है। मैं अपने इस प्रेजेंटेशन का आगाज़ एक पोएम के साथ करूँगी जो मेरी बहुत अच्छी मेरी कोलीग भी हैं और उन्होंने लिखी। मैंने उनकी इजाज़त से मैंने उनको कहा था कि मैं आपकी पोएम पेश कर सकती हूँ। मेरा जीवन रंग जुदा गाना, ये एक ऑटिस्टिक बच्चे की आप सोच आप समझ लें। मैं गुम हूँ अपनी हस्ती में, अपनी ज़ात में, अपनी मस्ती में। मेरा चांद नगर एक अपना है और ज़ादे सफ़र भी अपना है। जीवन की अनोखी बाजी है, मेरा हाल ही मेरा माजी है। हीरा हूँ मुझको तराशो तुम, ना बेदर्दी से काटो तुम। हर ठोकर से घबराऊँगा, हर चोट से मैं मर जाऊँगा। बेचारा करो एक काम करो, कुछ जीवन पल मेरे नाम करो। इस दिल के नगर में आओ तुम, मेरी सोच से कदम मिलाओ तुम। जब नज़र ना मिला पाओ तो तुमसे बात ना कर पाऊँ तो बस प्यार से मुझसे बात करो, न सख्ती मेरे साथ करो।
लफाजी बोझल करती है, मुझे नरमी कोमल करती है। मेरी नज़र से दुनिया देखोगे तभी मेरी उलझन समझोगे। राही हूँ अनोखे रास्ते का, एक अनदेखी सी मंजिल का। मैं देर से तुम संग आऊँगा और जीस में हम आहंग पाऊँगा। गर थामोगे तुम हाथ मेरा तो पालोगे तुम साथ मेरा। खुद को मेरे संग आने दो, जीवन में रंग भर जाने दो। ये एक ऑटिस्टिक बच्चे की एक सोच के साथ। बहुत शुक्रिया।